नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। दोपहर का वो वक्त जब हमारा आप मुखातिब होते हैं बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर के हर पहलू पर बातचीत करने के लिए। तो हमेशा की तरह झट से बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और कार्यक्रम का फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर आप दीजिएगा। बात कर लेते हैं खाड़ी के हालात की, जो अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं और पिछले खास करके 72 घंटों में हमने देखा कि जिस तरीके से सैन्य एस्केलेशन हुआ उससे बहुत ज्यादा संकट का साया मंडराने लगा। उस सीज फायर, उस इस्लामाबाद अकॉर्ड पर जिसकी घोषणा की गई थी 17 तारीख को, जिसमें पाकिस्तान एक गारंटर है, अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये समझौता 60 दिनों तक संघर्ष विराम को जारी रखने के लिए, ताकि इस दौरान एक फाइनल नेगोशिएटेड सेटलमेंट हो सके। वैसे ये जो ताजा स्ट्राइक्स हुए हैं, क्योंकि आप लोगों को हमने बताया था कि कैसे सिंगापुर के कमर्शियल वेसल पर पहले ईरान ने हमला किया, क्योंकि ये माना गया कि वो ईरान की डेजिग्नेटेड रूट से हटकर उसको बाईपास करके ओमान के वाटर्स के नजदीक से गुजरने की कोशिश कर रहा था। उसके जवाब में अमेरिका ने स्ट्राइक किया कुछ ईरानियन टैंकर्स को। फिर ईरान से वापस हमला होता है और अमेरिका ने जो है, सेंटकॉम ने कहा कि भाई हमने इस वक्त लॉन्च किए हैं हमले ऑन द, उन्होंने क्योंकि एमटी किकू को दिस तरीके से एक ड्रोन के जरिए निशाना साधा था, पनामा फ्लैग टैंकर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा था और विथ मोर देन 2 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल। तो जो एमटी पहले एवर लवली पर सिंगापुर वाले वेसल पर होता है, फिर एमटी किकू पर होता है, तो इसके लिए सेंटकॉम फोर्सेस ने कहा कि हमने अलग स्ट्राइक्स आज लॉन्च किए इन डायरेक्ट रेस्पॉन्स। और उन्होंने ईरानियन मिलिट्री सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एयर डिफेंस साइट्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और माइन लेयर कैपेबिलिटीज को हमला करने की बात कही। लेकिन कल देर रात जिस तरीके से फिर खबर आई कि आईआरजीसी ने जमकर जवाब दिया, और जब से इस इस्लामाबाद अकॉर्ड की घोषणा हुई है उसके बाद ये पहला इंस्टेंस था जब ईरान ने डायरेक्टली जो रीजनल एसेट्स हैं अमेरिका के, बहरीन और कुवैत में, उन पर हमला किया और काफी जबरदस्त हमला किया गया ये माना जा रहा है। उन्होंने यूएस आर्मी की जो अली अल सलेम एयर बेस है कुवैत, उस पर हमला किया। और जो यूएस फिफ्थ फ्लीट है बहरीन में, जिसको माना जा रहा है कि उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उनका जो है नेवल फ्लीट कमांड सेंटर है बहरीन का, जिसको ईरान ने वापस से जवाब दिया। और इसमें यह भी कहा गया, जो बयान जारी किया गया आईआरजीसी की तरफ से, कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि ईरान की जो फैसिलिटीज हैं सिरिक और केशम आइलैंड, उस पर अमेरिका ने हमला किया था, तो जवाब हुआ। तो दोनों ओर से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से एस्केलेशन हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद जो आईआरजीसी की लेटेस्ट राउंड ऑफ हमले की खबर आई यूएस फिफ्थ फ्लीट पर और कुवैत में उनके एयरबेस पर, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं जी, अभी तो हमले हो गए हैं, अब हम होल्ड कर रहे हैं, वापस से हम बातचीत को रिज्यूम करेंगे। जो बातचीत स्विट्जरलैंड में होनी थी, जो बातचीत जिनीवा में टॉक्स होने थे, टेक्निकल टॉक्स, इस संघर्ष विराम के पीरियड को आगे लेकर जाने के लिए, क्योंकि उसको ईरान ने सस्पेंड कर दिया था लेटेस्ट राउंड ऑफ अमेरिकन हॉस्टिलिटीज के बाद में। तो अब अमेरिका ने कहा कि नहीं नहीं जी, ये तो हम टॉक्स वापस से कर रहे हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बाज नहीं आते हैं अपनी भाषा से, अपनी धमकियों से, लेकिन उनकी हर धमकी को आप बिल्कुल 100% जो है गंभीरता से नहीं ले सकते हैं। वो काफी बार टेस्टिंग द वाटर्स कर रहे होते हैं। अब ये जो लेटेस्ट राउंड ऑफ एस्केलेशन के बाद में देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा। उन्होंने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स एयरक्राफ्ट जस्ट स्ट्रक इरानियन मिसाइल एंड ड्रोन स्टोरेज लोकेशन एंड कोस्टल रेडार साइट्स फॉर वायलेटिंग द सीज फायर अग्रीमेंट, अगेन इन ऑल कैप्स. It is very possible that they will never learn. There may come a point when we are no longer able to be reasonable and will be forced to militarily complete the job that we were successfully started. If that happens, the Islamic Republic of Iran will no longer exist. मतलब negotiations के बीच में बार बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कौन करता है? अगर आप गंभीर हैं negotiations को लेकर कि हम ईरान की हम सभ्यता को निस्तनाबूद कर देंगे, ईरान विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट, और खास करके अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि जब जब आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, पोस्चरिंग करते हैं,
तो ईरान का रेजोल्यूशन कहीं और ज्यादा हो जाता है आप लोगों पर हमले करने के लिए, और इससे किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। खुद अमेरिकी संसद में आपकी पावर्स को लिमिट करने के लिए बाकायदा रेजोल्यूशन पारित किया गया है। अगर आप ईरान के साथ फुल फ्लेजेड युद्ध फिर से शुरुआत करते हैं तो आपको अमेरिकी संसद से अप्रूवल लेना होगा, जिस पर पेंच फंसा हुआ है। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है, जो इस वक्त देखने को मिल रहा है लगातार, सेंटकॉम का जो बयान आया, इसमें बहुत साफ है कि देखिए ये लिमिटेड मिलिट्री एस्केलेशन अगले 2 महीने तक होता रहेगा, और जब जब होते हैं तो तेल की कीमतों पर असर पड़ता है। ऑलरेडी अगर आप ब्रेंट क्रूड ऑयल को देखें तो उसकी कीमतों में जो है $1 $1.5 प्रति बैरल के हिसाब से उछाल आ चुका है। लेकिन ये भी साफ है कि जब ईरान 2 गुना 1.5 गुना ज्यादा हमले करता है तो अमेरिका फिर तुरंत जो है नरम पड़ जाता है, फिर उसकी धमकियां उसकी जो है घिघी बन जाती है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हॉल्ट हो गया है जी, अब हम वापस से बातचीत करेंगे, अभी सैन्य ऑपरेशंस को हम नहीं आगे रख रहे हैं, क्योंकि फिफ्थ फ्लीट और कुवैत में इनकी एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा है बैलिस्टिक स्ट्राइक्स और ड्रोन स्ट्राइक्स के जरिए जो ईरान ने किया है। आपको ये बता दें कि बस अब 6 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि अयातोल्ला अली खामनेई, जिनकी शहादत हुई थी 28 फरवरी को जब इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, उसमें वो मारे गए थे। उनकी रिलीजियस सेरेमनी होनी है, बेरियल सेरेमनी, उसके लिए दुनिया भर के नेताओं को न्योता गया हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी को भी गया हुआ था। अभी तक भारत ने ऐलान नहीं किया कि कौन जाएगा हमारे यहाँ से, लेकिन जो अटकलें हैं वो यही कह रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन, जो इन दिनों अभी गवर्नर बने हुए हैं, उनके जाने की बात की जा रही है, क्योंकि एक तो वो शिया भी हैं, दूसरा चूंकि ये एक धार्मिक कार्यक्रम है तो इस धार्मिक कार्यक्रम में वो शिरकत कर सकेंगे। जब इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में, तो उसमें शामिल होने के लिए हमारे जो उस वक्त उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, वो वहां पर मौजूद थे। वो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम देखा जा रहा था। मेरी राय यही है कि इंडिया को एक कैबिनेट मिनिस्टर को भेजना भी जरूरी था, और हालांकि गवर्नर एक संवैधानिक पद है, हायरार्की में तीसरे या चौथे नंबर पर जरूर आता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट को भी अगर नहीं भेज पा रहे हैं, उनके साथ अब सैयद अता हसनैन को भेज देते ताकि वो वहां जाकर धार्मिक कार्यक्रमों में जो है वो शिरकत कर पाते, लेकिन वैसा आपने नहीं किया है। और इस दौरान जो हालात बने हुए हैं, ईरान ने बकायदा बहरीन को जो है बहुत ज्यादा धमकी दे दी है कि भाई अब तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, हमने यहाँ फिफ्थ फ्लीट को तो हिट कर दिया है अमेरिका का, अगला निशाने पर आप ही के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे जो हम हिट करने वाले हैं। तो जब ऐसे तनावपूर्ण माहौल में ईरान इज डोमिनेटिंग द शॉट्स और वेस्ट एशिया का पूरा स्वरूप बदल गया है, भारत के लिए जरूरी है कि हम कोर्स करेक्शन करें। देखिए ये अली अकबर विलायती हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर है, उन्होंने ये वार्निंग दी है बहरीन को कि तेहरान वुड स्ट्राइक द कंट्री विद ग्रेटर फोर्स इफ प्रोवोक्ड। ये एक सीरियस वार्निंग दी गई है बहरीन को। तो ऐसे हालात में इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने रिश्तों को ठीक करें ईरान के साथ। युद्ध के शुरुआत से जो गलतियां की हैं, अब ये दुनिया में किसी को शक नहीं है कि आपने इजराइल का साथ चुना है, आप इजराइल अमेरिका यूएई के साथ हैं, आप ट्रंप और नेतन्याहू को एंग्री नहीं करना आप उनको उनके गुस्से को मोल नहीं लेना चाहते हैं, पता नहीं क्या नर्वसनेस है उनको लेकर। उनके साथ सिर्फ ये एक सामरिक कंसोलिडेशन ही नहीं है, कहीं ना कहीं जो है एक नर्वस एंजाइटी है ट्रंप के साथ डीलिंग को लेकर। और अगर भारत इस वक्त सिर्फ एक गवर्नर को भेज रहा है तो ये भी कहीं एक क्रिटिकल डिसीजन जो है एक देखा जा सकता है, जिसको लेकर आगे चलकर भारत की आलोचना भी हो सकती है। कैसे वक्त में जब पोस्टर्स आ रहे हैं कि इजराइल अमेरिका के फ्लैग्स के साथ साथ भारत के फ्लैग्स के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है कुछ पॉकेट्स में ईरान के, लेकिन वो विजुअल चूंकि हम इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। बहरहाल इस दौरान एक और अपडेट आपको दे दूं कि सैयद अब्बास अराक्ची, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो इराक पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वहां पर एक नए चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। और साथ ही साथ अराक्ची ने जो है जो श्राइन्स हैं इमाम हुसैन के, हजरत अबुल फाजी अब्बास के, वो उसका भी उन्होंने दौरा किया। और सबसे पहले इराक पहुंचकर उन्होंने जो लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी थे, IRGC के कमांडर, जिनकी किलिंग हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में, उनके जाकर जो है ग्रेव पर उन्होंने कंडोलेंस दिया। अबू महदी अल मुहंदिस बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक वहां जाकर जो है उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी। तो बातचीत
ईरान और इराक के बीच में भी हो रही है। कल हमने जो वीकली पॉडकास्ट था अंग्रेजी में, उसमें डॉक्टर वायल अवाद वेटरन जर्नलिस्ट के साथ बात की थी, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल के प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि लेबनान में आज इजराइल जो भी कर रहा है वो उनके फ्रॉम यूफ्रेटिस टू द नाइल वाली ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और नेतन्याहू ने अब जो ताजा बयान दिया है, जो एक्सट्रीमली विवादित बयान दिया है, वो इसी बात को और प्रूफ करता है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि भाई कोई इंडिपेंडेंट फिलिस्तीन के लिए जो है वो जगह नहीं है। नेतन्याहू ने कहा है कि कोई रूम नहीं है टू स्टेट्स के लिए। जो टू स्टेट सोल्यूशन की दुनिया बात करता है, ओस्लो अकॉर्ड के तहत भारत भी टू स्टेट सोल्यूशन की दावेदारी के लिए एडवोकेसी करता है। उन्होंने कह दिया है जॉर्डन रिवर और मेडिटेरेनियन सी के बीच में टू स्टेट्स नहीं हो सकती हैं। और वेस्ट बैंक में लगातार इजराइल का जो ऑक्यूपेशन है वो जारी है। तो इससे और सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या कभी एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को बनने देगा इजराइल या नहीं। लेकिन एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच में हमले हो रहे थे, उधर इजराइल के अंदर भी काफी कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, क्योंकि वहां व्हीकल एक्सप्लोजन्स हुए हैं तेल अवीव में और होलोन में। और लेबनान में जो इजराइल की सैन्य कार्रवाई है, सो कॉल्ड सीज फायर ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट के बावजूद लगातार जारी है। लेबनान का कहना है कि अब तक जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, लेबनान में कम से कम 4,247 लोग मारे जा चुके हैं इजरायली स्ट्राइक्स में, और 12,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। ये लेबनीज हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है। 2 मार्च से हुए अब तक के इस स्ट्राइक में 4,247 से ज्यादा लेबनीज लोगों की मौत हो चुकी है। ये युद्ध की लिमिटेड एस्केलेशंस जारी हैं। वापस से बातचीत रिज्यूम होती है। टेक्निकल टॉक्स में क्या कुछ निकलता है उस पर नजरें बनी हुई रहेंगी। लेकिन अंत में मैं बात करना चाहूंगी अब ईरान के एक फुटबॉल टीम की। अगर आप लगातार जो हैं, आप अगर फुटबॉल देख रहे हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं, आपने ईरान के फुटबॉल टीम की परफॉर्मेंस को देखा होगा, और जिसको लेकर काफी वाहवाही भी हो रही थी। कितने मुश्किल हालातों में इनके जो प्लेयर्स हैं, जिनके काफी ज्यादा संघर्ष वाले बैकग्राउंड्स भी हैं, बहुत गरीबी से भी आए हुए प्लेयर्स हैं इनकी टीम में, और एक ऐसे वक्त में जब जो देश इन पर हमले कर रहा है, अमेरिका, उसी की जमीन पर आकर ये फुटबॉल खेल रहे हैं। ईरान की टीम को ये इजाजत नहीं थी कि मैचेस खत्म होने के बाद वो अमेरिका में ही रुक सके। हर मैच के बाद तुरंत उनको अमेरिका छोड़कर जाना पड़ रहा था, क्योंकि उनको वीजा नहीं दिया गया था। वो मेक्सिको जाकर रुक रहे थे। कोई रिकवरी पीरियड नहीं मिल रही थी टीम को। इस रिकवरी टीम ने, जिन्होंने की मिनाब स्कूल की बच्चियों को याद किया जो मारे गए थे अमेरिकी स्ट्राइक्स में, इनके साथ इतने दुर्व्यवहार की खबरें आई। जहां तक इनकी सिक्योरिटी चेकिंग का सवाल है, जहां तक इनके रहने पीने के इंतजाम का सवाल है, इस टीम ने मैचेस नहीं हारे, बेल्जियम से भी मैच नहीं हारा, लेकिन ये वर्ल्ड कप से एलिमिनेट कर दिए गए हैं। जो लोग कह रहे हैं कि ये एलिमिनेट नहीं हुए हैं, इनको जानबूझकर टीम से निकाल दिया गया है, इस सीरीज से निकाल दिया गया है, और उंगलियां उठ रही हैं पूरी तरीके से फीफा पर कि आप तो न्यूट्रल हैं ही नहीं। ये तो अमेरिका के युद्ध का आप हिस्सा बन गए। अमेरिका ने जो कहा आपने वैसा ही किया, आपने वैसा ही बर्ताव किया ईरान की फुटबॉल टीम के साथ में। अगर ये एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के महाकुंभ में शिरकत करने के लिए आए हैं, ये फीफा की जिम्मेदारी बनती है कि आप इन खिलाड़ियों का उतना ही ख्याल रखें जितना कि आप दूसरी टीमों का रखते हैं। आप सोचिए, मैच खत्म होता है देर रात, सुबह के 3-4 बजे, ये बेचारी टीम ना नींद ना आराम, इनको तुरंत रवाना हो जाना होता है मेक्सिको जाकर रुकने के लिए, जिसके लिए वो शुक्रगुजार थे, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया मेक्सिको के लोगों का। लेकिन अमेरिका का ये जो रवैया है, इतना पेटी। 3 गेम्स खेले इन्होंने, तीनों गेम्स में एक एक इनके गोल डिसअलाउ कर दिए गए। और ईरान के जो फुटबॉल टीम के जो कैप्टन हैं मेहदी तारेमी, उन्होंने फीफा को कॉल आउट किया और कहा कि ये एक डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप। ऐसी वर्ल्ड कप के मैचेस देख रहे हैं लोग, ऐसी वर्ल्ड कप की मैचेस के लिए टिकट पे पैसा खर्च कर रहे हैं जहां इतनी पेटीनेस देखने को मिल रही है, अमानवीय व्यवहार देखने को मिल रहा है। और आप खुद भी जाकर जरूर लिखिएगा
कि आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं। मतलब इजिप्ट के खिलाफ मैच खत्म हुआ और सुबह के 4 बजे तिजुआना मेक्सिको के लिए इनको रवाना कर दिया गया ताकि अमेरिका की जमीन पर ये ना रहे। आइए सुनाती हूं आपको कि ईरान के कैप्टन ने आखिर क्या कहा जब उन्होंने फीफा को कॉल आउट किया। Disaster. Point of charge of FIFA. They have to solve every problem here, but unfortunately they couldn't solve since the beginning. Mr. Infantino came to our changing room first game and he said it's just the beginning, but it's group stage finish tomorrow. And we don't have our logistic people here. They don't have a visa. How possible we always have to travel to Tijuana? We love people of the Mexico. We love Tijuana. It's so good. They are so humble people. We love them. But as a professional players, professional competition, it's not right. Yeah? It's about our opinion, because now we have traveled again going to Tijuana again. So without recovery, without nothing. तो जरूर कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए क्या आपको लगता है कि ये जो व्यवहार किया गया ईरान की इस फुटबॉल टीम के साथ ये उचित व्यवहार है। फीफा इज अ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, वो अमेरिका का राजनीतिक दल नहीं है। क्यों ईरान के खिलाड़ियों के साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया? सबसे ज्यादा लंबी लंबी सिक्योरिटी चेक्स इन्हीं प्लेयर्स के साथ की गई। इनको रात रुकने की इजाजत नहीं। 3 इनके गोल डिसअलाउ हो गए हर गेम में और मैचेस जीतने के बावजूद इनकी एग्जिट हो जाती है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि ये तो पूरी की पूरी साजिश की गई ईरान की टीम के खिलाफ, ये एक फेयर वर्ल्ड कप नहीं। बहरहाल इस ब्लॉग में बस यही कुछ बातें आप लोगों के साथ करनी थी। डॉक्टर उबायल आबाद के साथ में उस बातचीत को जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।